व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के सूबे पंजाब, सबसे बड़ा सूबा, वहां के शहर मुल्तान के पास राजपुर का जो इलाका है, वहां पर राजापुर के इलाके में एक बड़ा अंदरहौलाक वाक़या हुआ और ये डिपेक्ट करता है कि पाकिस्तान में अभी भी अदल इंसाफ जो है और अदालतें जो है ख़ासतौर पर लोअर लेवल पे वो उनका रोब और दबदबा कितना है कितना नहीं है। एक बदकिस्मत वाक़या हुआ है, एक लड़की जो है उसके साथ मुबैना ज़्यादती हुई तो वहाँ पे जिरगा बैठा, पंचायत बैठी और उन्होंने जो है जो फैसला किया वो इंसानियत की तजलील है और पाकिस्तान में जो सिस्टम है ख़ासतौर पर इंसाफ का उसको एक्सपोज करता हुआ नजर आता है कि रूल ऑफ लॉ का खौफ नहीं लोगों के दिलों में। पंचायत ने फैसला ये किया कि जिस लड़की को बेसिकली के साथ ज़्यादती हुई, मुबैना ज़्यादती, तो अब उसका जो भाई है वो दूसरी पार्टी जिसने की है ज़्यादती उसकी बहन के साथ जो ज़्यादती करेगा। ये दिल खराश वाक़या, इंसानियत से गिरा हुआ वाक़या पाकिस्तान में आज 2017 में पेश आया है। इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, हमारे जो रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं जानशेर खान। जानशेर खान, बताइएगा ये वाक़या जो है क्या अक्सर ऐसे वाक़या होते रहते हैं या ये यूनिक वाक़या हुआ है बड़े अरसे बाद वहाँ पे मुल्तान के इलाके राजापुर में? तफसीलात बताइएगा। देखें कमरान साहब, काफ़ी अनफॉर्चुनेट वाक़या है और ये अक्सर जो हैं ये वाक़यात यहाँ पर होते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कानून की जो है कोई हुक्मरानी नहीं है, कोई बालादस्ती नहीं है। थाना कल्चर तब्दील हो गया, पंजाब जो है सवर गया, ये बातें की जाती हैं, ये सिर्फ बातों की हद तक है। मुल्तान में कंट्री साइड के जो इलाके हैं, डेरा गाजी खान और इर्द गिर्द के सराउंडिंग के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर ये अक्सर ख़बरें जो हैं ये आती रहती हैं और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते, ये वाक़या क्योंकि रिपोर्ट हुआ है उसके बाद इतना एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। और आप देखें कि 16 तारीख को 16 जुलाई का ये वाक़या है जब एक बच्ची के साथ ज़्यादती की जाती है और 18 जुलाई को दूसरी लड़की जो है वो लाई जाती है पंचायती फैसले के बाद और उससे भी ज़्यादती का निशाना जो है वो बनाया जाता है राजापुर में। तो कानून जो है वो हरकत में नहीं आया और आज 26 तारीख हो गई है, अभी तक जो रेपिस्ट हैं, जो दोनों लड़के हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसके हक़ाइक़ जानशेर साहब ये बताइए कि थाना कल्चर, आप कह रहे हैं कि थाना कल्चर भी इसका जिम्मेदार है, तब्दील नहीं हुआ। थाना कल्चर क्या है वहाँ पे, मतलब मुल्तान के इस इलाके में करीब जो इलाका है, इस थाना कल्चर वहाँ का क्या है, लोगों को बताएं ज़रा। देखें कमरान साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये है, मीडिया पे जो खबर आती है, जो रिपोर्ट होती है, एक्शन लिए जाते हैं, पुलिस जो है पीछे जाती है, ताक़ुब किया जाता है, मुल्ज़मान को पकड़ा जाता है। लेकिन जो वाक़यात, हज़ारों सैकड़ों वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। वो रुलते हैं, इन थानों में आते हैं, चक्कर लगाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, अदालतों में फरियादें करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। सब जो हैं अपनी अपनी दुकानें लगा कर बैठते हैं और अपने अपने ही फैसले करते हैं। जैसा आपने देखा यहाँ पर पंचायत ने जो है इतना बड़ा फैसला कर दिया। 21वीं सदी है, शहरी इलाका है, यहाँ पर थाना है पूरा, पुलिस है पूरी मुल्तान की। उसके बाद आकर CPO जो है, जब ये वाक़या रिपोर्ट हो रहा है, एक जो है इंक्वायरी स्टैंड कर रहे हैं, उसके बाद रोज़ जी आर्डर दिए जा रहे हैं मुल्ज़मान को पकड़ा जाए और उसके बावजूद भी आप देखें मीडिया में रिपोर्ट हुआ ये वाक़या, अभी तक जो इसके मुलव्विस जो मुल्ज़मान है, जो 2 लड़के हैं उमर और इशफाक, वो अभी तक। जानशेर साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात अक्सर होते हैं, यहाँ पर पंचायतें बैठ के इस तरह के ज़ालिमाना फैसले सादर करती हैं, तो वहाँ के लोअर कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, क्या उनके इल्म में होता है या इल्म में नहीं होता? और जो वहाँ के लोअर कोर्ट्स हैं वो आज खुद नोटिस क्यों नहीं लेते इनके ऊपर? अगर ये आप कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है वहाँ पे पंचायत सिस्टम, क्योंकि ये तो कानून और इंसाफ के बिल्कुल बरक्स है जो कुछ हो रहा है। कमरान साहब, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई नोटिस नहीं लिया जाता, यहाँ पर डराया जाता है, धमकाया जाता है दूसरी पार्टी जो होती है, जो इंसाफ के लिए यहाँ पर आती है थानों में, कि आप लोग इसकी पैरवी छोड़ दें, पैरवी ना करें। मुख्तलिफ़ किस्म की लालचें दी जाती हैं क्योंकि गरीब लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पर, पुअर जो है, इलिटरेसी है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग जो हैं बेचारे अभी तक जहनी तौर पर जो है उनको ग़ुलाम रखा गया है। यहाँ पर जो बड़े होते हैं, जो सरपंच हैं इलाकों के, जो पुलिस के बड़े हैं, वो एक कचहरी लगा लेते हैं और वहीं पर सुलह सफाई हो जाती है। वाक़या जो है सुलह सफाई से ख़त्म कर दिया, पुलिस के नोटिस में होता है सारा कुछ, आगे जाता है और वो कोई एक्शन नहीं लेती। पुलिस ही बेसिक जो है वो यहाँ पर कैरेक्टर बन रही है, जो ये सब करवाती है, जो उसके बाद खुद एक पुलिस, ये तो अभी एक पंचायत लगी थी, उसके बाद पुलिस एक खुद पंचायत जो है वो लगवाती है। वहाँ के SHO जो हैं वो बैठते हैं। ये उन वाक़यात की मैं बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट नहीं होते मीडिया में। वहीं जज होते हैं, वहीं वकील होते हैं, वहीं सारा कुछ हुक्म सुनाते हैं और किसी की जुर्रत नहीं होती कि उनके हुक्म के बगैर। बहुत शुक्रिया जानशेर खान साहब। लोअर कोर्ट्स जो वहाँ की है उनके लिए भी बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इस पर नोटिस क्यों लिया जाता है, और पुलिस जो है ऑब्वियसली उसके मुतालिक तो हमें पता ही है। ये बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर के इस तरह का वाक़या, ये एक वाक़या नहीं है, वो वाक़या जो रिपोर्ट हो गया, अदरवाइज इस तरह के बेतहाशा वाक़या होते हैं और पुलिस जो है कुछ वाक़यात में SHO खुद बैठ के
इस तरह के फैसले करवाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर प्रोग्राम में वो आना चाहे अपना वर्जन देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान, तो जरूर आ सकते हैं। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनको आपसे तारुफ कराऊँ। सलीम बुखारी साहब, जनरल टाइम शुएब साहब, फ़रोग नसीम साहब और आमिर इलियास राना साहब। सलीम बुखारी साहब, थोड़ा मैं चाहूँगा इस पर अगर आप जरूर कमेंट करें कि कानून की बालादस्ती, शहबाज शरीफ साहब को भी 8 साल हो गए सूबे के अंदर, उससे ज़्यादा हो गए, पुलिस कल्चर चेंज नहीं हुआ, फियर ऑफ रूल ऑफ लॉ नहीं आया, और हो सकता है पाकिस्तान के दूसरे सूबों में यही पोजीशन हो, लेकिन आज हम पंजाब की बात करें तो वाकई यहाँ पे हुआ। व्हाट्स योर टेक बुखारी साहब? देखिए कामरान, आप, मुझे एक तो खुशी है कि आपने इस पूरे पनामा के हंगामे में एक जो सोशल इशू है उसको उठाया है, और ये बात मैं आपके साथ बिल्कुल, मुझे कोई झिझक नहीं है शेयर करने में कि मेट्रोज़ बना के, मोटरवेज बना के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करके उससे ना तो आवाम की कोई खिदमत होती है, ना आवाम के मसाइल हल होते हैं। इस तरह के वाक़यात जो हैं एक नहीं है। आप इसी इलाके में जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ अगर आपको नवाबपुर का वाक़या याद हो, जहाँ मुख्तारा माई के साथ जो कुछ हुआ था, वहाँ भी इसी पंचायत ने, इसी डेरा कल्चर ने एक इंसानियत सोच जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होने नहीं दी थी। एक वाक़या, मैं कितने वाक़े आपको बताऊँ, डेरा गाजी खान का इलाका जो है पूरा, वहाँ कारोकारी का जो कारोबार चलता है, जहाँ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम की वजह से, एक दूसरे के ऊपर शक की वजह से दोनों को कत्ल कर दिया जाता है, और फिर कोई अदालत उसकी पकड़ नहीं कर सकती। 302 का मुकदमा तक दर्ज नहीं होता, 304 का मुकदमा दर्ज होता है। ये सब कुछ इस मॉडर्न दौर में इतने बड़े बड़े, बुखारी साहब, गवर्नमेंट पे कितनी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कंसेक्टिवली दूसरी सारी जिम्मेदारी ही गवर्नमेंट की है। अच्छा कामरान, सारी जिम्मेदारी ही हुकूमत की है, किसी और की है ही नहीं। अच्छा, इसके बारे में कोई इबहाम नहीं। और एक बात मैं बताऊं आपको, इसका इलाज ये है कि जब भी कभी ऐसा वाकया हो तो रियासत उसमें मुद्दई बने। अगर उसको पार्टियों पर छोड़ दिया जाएगा तो अदालत के प्रोसेस में सुलह हो जाती है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने अवाम के खिलाफ इस किस्म का हीनियस क्राइम जो भी करे उसको उसके मंतकी इंजाम तक पहुंचा के छोड़े। बिल्कुल सही। मैं इस पे जनरल साहब आपकी भी राय लेना चाहूँगा मुख्तसरन। अजरा वैसी लाइटर टोन में कह रहा हूँ, हर चीज़ तो फौज के हवाले हम कर देते हैं, जब होता नहीं हमसे कुछ, सेंसस से लेके तो रेंजर्स कराची ऑपरेशन तक, तो ये पंचायत सिस्टम उड़ाने के लिए इस मुल्क से जो अब तक खत्म नहीं हुआ, वो भी फौज को ये जिम्मेदारी दे दी है एक्स्ट्रा पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये जुल्म है जो हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंचायत सिस्टम जो है वो राइज इसी वजह से हुआ, जैसे भी बुखारी साहब बात कर रहे थे, एक तो वडेरा सिस्टम मौजूद है और वो हावी है वहाँ पे उन लोगों की सारी सोच, उनके लोगों के ऊपर फैसले करने के ऊपर, मेरा ख्याल है लोग उनकी ताबेदारी की वजह से इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ये है कि पुलिस का एक निज़ाम मौजूद है जो इन्हीं को सपोर्ट करता है, वडेरों के मर्जी के मुताबिक वहाँ पे काम करता है। मैंने इन इलाकों में काम करके देखा हुआ है, बाज़ जगहों पे पुलिस का एक जगह पे एक वाक़या होता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसको जहां जी चाहता है दिखा के वहां के लोगों को पकड़ लेता है और गवाह भी वहां के पैदा कर लेता है। तो सर हल क्या है इसका? ये तो आपसे पूछ रहा हूं मैं, हल क्या है? हाल है कि दूर प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो फेल होगी पाकिस्तान में पुलिस कल्चर चेंज करने में, चारों सूबों में, बादियों नजर में। देखिए, बात यह है कि इसमें दो चीज़ें हमें करनी होंगी। एक तो ये कि जो ज़िली इंतज़ामिया हमने, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का सिस्टम या लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम हमने बनाया, उन लोगों को फाल करना चाहिए, वो जवाबदेह होने चाहिए कि उनके इलाकों में पंचायतें किस तरह खुद आज़ादी से चल रही है, जबकि आपकी ज़िली हुकूमतें वहाँ पे मौजूद हैं या आपकी यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं वहाँ पे। राइट। इसी तरह पुलिस का निज़ाम जो है, इसके बारे में सोचना चाहिए, इनकी कोई इस्लाहात होनी चाहिए। ये अगर बेलगाम दूर दराज इलाकों में इसी तरह फिरेंगे तो फिर ये तो वडेरों की काम करेंगे, किसी और को। जनरल साहब का पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। तो मेरा ख्याल है कि ये इस्लाहात की जरूरत है। राइट। मैं आज पनामा के केस में तो बात नहीं करूंगा, सलीम बुखारी साहब कह रहे थे कि पनामा से निकले, लेकिन मैं सहाफत के हवाले से सवाल जरूर उठाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो अहम तरीन अपोजिशन लीडर इमरान खान, उन्होंने आज जो है वो एक दफ़ा फिर सहाफ़ी बरादरी को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है। सही किया गलत किया है मुझे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं भी उस कैटेगरी में फॉलो करता हूँ। तो उनका जो बयानिया है पहले वो सुनाते हैं, उसके बाद हमारे साथ बड़े छोटे के सहाफ़ी मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब, आमिर इलियास राना साहब। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, अरसे बाद आ रहे हैं प्रोग्राम में, और सलीम बुखारी साहब की भी खुशी है, बड़े अरसे बाद वही प्रोग्राम तशरीफ लाए। तो इन सहाफ़ी हजरात के लिए ज़रूर, और मेरे लिए भी ये लम्हा फ़िक्री है कि पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट अपोजिशन लीडर जो है वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के मुतालिक जो बात कह रहे हैं पनामा केस को लेकर, पहले वो सुन लेते हैं, फिर सवाल ज़रूर ये होगा कि क्या पनामा केस ने हमारे सहाफ़ती स्टैंडर्ड्स को गिराया, उनमें तासुब आया, क्या लोग कैंप्स में डिवाइड हो गए, और अगर हुए तो क्यों हुए, क्या इंसेंटिव था, क्या हुआ? ज़रा इमरान साहब की बात सुन लेते हैं।
मुझे पता है जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर होगा और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जितना उनके ऊपर प्रेशर नवाज शरीफ माफिया ने डाला होगा, अगर वो मेरी तरह के आदमी को 10 अरब से शुरू करवाने लगे हैं ऑफर, पता नहीं ऊपर कितनी देनी थी उन्होंने। हम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारी कौम स्टैंड स्टिल पे है और हो सके तो जरा जल्दी फैसला आ जाए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही है एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो मुल्क से बाहर दौरे कर रहा है, इस गरीब कौम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल हो रहा है कि लोगों को खरीदें एक मुजरिम प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली को बचाने के लिए। मेरा जो फ्लैट है जो मैंने लंदन में लिया वो बेच के पैसा लेके आया हूँ, उसको इनके जो अरबों रुपए के बाहर पकड़े गए महल्लात, वो कह रहे हैं जी एक ही चीज है, पेट जमीर फरोश सहाफी, इन दोनों को एक ही चीज रख रहे हैं। जी आमिर भाई, वंस अगेन वार्म वेलकम। ये बता दीजिए कि आपके नज़दीक पाकिस्तान में सहाफ़ी बिक गए पैनामा केस को लेके। इमरान साहब कह रहे हैं कि पेट ज़मीर फरोश सहाफ़ी, बाइकआउट भी किया हुआ उन्होंने चैनल का एक का। असल में ये तो हर एक के दिल की मर्जी है कि वो कब किसको कैसे लताड़ता है। उन्होंने सहाफ़ियों से पहले बेसिकली जजों को एक्शन में लिया अपने। अच्छा। और कल एक और साहब ने भी कहा था कि पैसे लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो जजों को खुद जवाब देना है इन लीडरों को, चूँकि ये तर्जुमानी उन्हीं की कर रहे हैं बहुत अरसे से। तो वो बताएं कि उनको किसी ने ऑफ़र की, उनके तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, ताकि इस हैजान से पहले तो जज निकले ना बाहर के उनके नाम पे लोग बयान दे रहे हैं कि अरबों में ख़रीदने की कोशिश हो रही है। तो बिल्कुल सही बात है, तो पहले जज बता दें। सहाफ़ियों को तो हर दौर में जिसके दिल में जो आया है उसने कह दिया, तो इसकी कोई मकसद नहीं है बात करने का। इमरान खान साहब एक पार्टी के लीडर हैं, रिस्पेक्ट है उनकी अपने ऑडियंस में प्रॉपरली, लेकिन वो चूँकि मुख्तलिफ बयानात एकदम देते हैं और फिर उसके बाद में उसकी वजाहत भी आ जाती है। मेरा ख्याल है इसकी भी जब कोई दोबारा पूछेगा तो वजाहत ज़रूर आएगी कि ये किस तनाजुर में उन्होंने कहा है। उनको बड़ी क्लियर बात करनी आमिर भाई चाहिए सबको थी। नहीं तो कहा उन्होंने कहा कुछ सहाफ़ी पेट और ज़मीर फरोश है, कंसिस्टेंटली कहते आ रहे हैं वो जब से पैनामा केस की हियरिंग हुई है। देखे ना, यही बात है कि उसका कोई सबूत, उसकी कोई बात सामने आनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, वो उन्होंने बता दिया आपको। वो कह रहे हैं जो लोग मेरा केस और नवाज शरीफ का एक रखेंगे वो पेट और ज़मीर फरोश है। अब वो फिर उन्हीं से पूछ लें जिन्होंने एक रख लिया है और गलत कर दिया है, तो ये बात उनको बतानी चाहिए। फिर वो लोग बोल पड़े हैं कि जी हमने रखा था तो हम बात करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो नहीं रख दिया वैसे। सिंपल है इशू सिंपल यही है कि जी आपका केस भी सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर भी उंगलियां उठी हैं और नवाज शरीफ का केस भी फैसला महफूज हो चुका है। ये जजों पे है, जज बोलें अपना फैसला दें, 10 दिन में दें, परसों दे दें, कल दे दें। अभी तो खबर ये है ना कि एक जज साहब छुट्टी जा रहे हैं, एक अगले हफ्ते लाहौर में आ रहा है, तो फिर क्या फैसला कल परसों आएगा, क्योंकि कईयों ने तो कहा था बुध को आ जाएगा, आज बुध गुजर गया। अब ये नहीं पता कि ओरिजिनल बात किसने करनी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए कि वो लिख के भेजें चीफ जस्टिस को कि जी इस तरह की स्टेटमेंट जजों के बारे में आ रही हैं, मुख्तलिफ लीडर कह रहे हैं कि उन्हें खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो ये पहले वहां से शुरू होगा तो सब जगह पे आ जाएगी चीजें। राइट। फरोग नसीम साहब, थोड़ा आप भी बहुत वार्म वेलकम प्रोग्राम में। इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैं आपसे लीगल राय तो लूंगा इस केस पे, लेकिन ऑब्वियसली आप रिपोर्टिंग भी देख रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बहुत गिरा है। पैनामा केस में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ज़मीर फरोश सहाफ़ी हैं, पेट सहाफ़ी है, कुछ सालों को नहीं कह रहे, जो कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान का केस नवाज शरीफ साहब केस के साथ। और आपकी अपनी राय क्या है, क्या ये दोनों केस एक ही हैं या एक केस नहीं है इंटेंसिटी वाइज, इम्पैक्ट वाइज? साहब ये कामरान साहब, आपने एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल कर दिए। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ एक एक करके इसको आंसर करने की। राइट। देखिए, मुझे तो नहीं पता कि कौन सहाफ़ी ज़मीर फरोश है या नहीं है, कम से कम मुझे नहीं पता। तो ये तो खैर आप इमरान खान साहब से पूछें, क्योंकि वो कह रहे हैं तो वो निशानदेही करें कि कौन ऐसा है या वैसा है, मुझे नहीं मालूम। नंबर 2, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का केस सिमिलर है। उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़रूर हैं, लेकिन ये कहना कि टोटली सिमिलर है, आइडेंटिकल है, वो दुरुस्त नहीं है। सर कैसे नहीं है? और आप ये बताइए। मेरे हिसाब से जी, आपके हिसाब से इसलिए नहीं है कि यहाँ तक तो ठीक है कि जी उनकी ऑफशोर कंपनी थी, यहाँ तक भी ठीक है कि उनके पास लंदन में फ्लैट था, लेकिन वो इसलिए आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब की जो समझिए कि जो एक्टिविटी थी
इनकम अर्न करने की जो एक्टिविटी थी, यानी पैसे कमाने के लिए उनका जो एम्प्लॉयमेंट था वो उनके क्रिकेट का अपना जो खिलाड़ी थे और कैरी पैकर में खेलते थे, काउंटियों में खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे और वहाँ से उन्होंने पैसे कमाए। और मेरे ख्याल में हम सबको पता है कि वो कैरी पैकर में भी खेलते थे और काउंटीज़ में भी खेलते थे। तो यानी एक रीज़नेबली हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि इमरान खान साहब की क्या इनकम होगी या क्या इनकम उनकी होनी चाहिए। मैं आपको पहले भी आपके प्रोग्राम था या किसका प्रोग्राम था उसमें ये बात कर चुका हूँ कि देखिए मुझे ये प्रॉब्लम शायद नहीं है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ हैं मियाँ साहब के साथ, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में जो प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के बिजनेसमैन की, वो क्या थी, वो ऐसी थी कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन से जो जितने भी फॉरेन प्रिंसिपल्स थे वो डील भी नहीं करते थे। और अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम है टैक्स चोरी की, वो बहुत बुरी बात है टैक्स चोरी, लेकिन असल प्रॉब्लम है कि ये इतनी जो मैग्नीट्यूड है इनकी वेल्थ की, मियाँ साहब की, ये पैसे कहाँ से इनकम आई है, कहाँ से उन्होंने जनरेट की है। अगर तो वो रीज़नेबली ये साबित कर देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जगह से मेरी इनकम है, इत्तेफाक फाउंड्रीज से है या फ़लाँ जगह से है या FZ LLC से, फ़लाँ से, इधर से उधर से, या सऊदी अरब में या बहरीन में या मिडल ईस्ट में कहीं भी, दुबई में, ये मेरा काम था और यहाँ से मेरे पैसे मैंने जनरेट किए, तो जस्टिफाइड होता आपके सबसे आगे और सबसे पहले खड़े होके मैं मियाँ साहब का दिफा करूँगा। लेकिन अब वो नहीं ट्रेल दे पा रहे। इमरान खान तो चलो ये है कि वो काउंटी का रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमें एक रीजनेबली तो पता है कि ये इतने पैसे उसने कमाए होंगे। राइट, तो इसलिए आप समझते हैं। सलीम बुखारी साहब, एक तो साफियों वाली बात पे भी आप कमेंट कर सकते हैं इमरान खान साहब की, और दूसरा इस बात पे भी कर सकते हैं, फरूख साहब भी कह रहे हैं कि दोनों का जो केस है डिफरेंट है। नवाज शरीफ साहब का ज़्यादा सेंसिटिव और डेंजरस विकेट है इसमें खड़े में, इमरान साहब उतरे नहीं है। योर टेक बुखारी साहब। आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि फरूख भाई बड़े पाए के वकील हैं, बड़ी इज्जत है हमारे दिल में उनकी। उन्होंने अपनी ज़बान से खुद कहा 4-5 सिमिलरिटीज़ तो उन्होंने गिनवा दी, पता नहीं फिर और कितनी सिमिलरिटीज़ इसके लिए चाहिए। फ्लैट उनका भी था, फ्लैट इनका भी है, पैसे उन्होंने भी किसी के ज़रिए भेजे, पैसे इन्होंने भी किसी के ज़रिए भेजे। जहाँ तक इनकम शिनकम का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से लोगों को ये इदराक नहीं है कि 1970s में जब क्रिकेट खेली जाती थी तो उसकी फ़ीस होती क्या थी, और ना ही उन्हें यह इदराक है कि उस वक्त वहाँ रहने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती थी। तो ये तो माना जा सकता है कि वो इतने पैसे कमाते थे कि रिस्पेक्टेबली वहाँ रह सकते हों, लेकिन बाकी सारी बातें चूँकि अदालत में इस वक्त सब्जुडिस हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। मैं जल्दी से आ जाऊँगा वो मीडिया के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, बेज़मीरे लोग वो होते हैं जो इखलाक से गिरी हुई हरकतें करें। तो ज़रा गिरबान में अगर झांक लेने की जहमत फरमा ली जाए तो पता चल जाएगा कि जर्नलिस्ट ज़्यादा बड़े ज़मीर फरोश हैं या कोई और है। मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है इस बात के ऊपर कि जो शख्स आपके साथ ना हो वो बेज़मीरा है, उसका ना कोई मोरालिटी है ना कोई कुछ है। ये इस तरह के बयानात देने से वो इज्तनाब करें तो बहुत बेहतर होगा। और अभी तो कुछ उनके पास है नहीं, अभी तो अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया नहीं है। वो ज़ौक़ का शेर है कि इस बेबसी में ज़ौक़ ये आलम बशर का है, ना जाने क्या करे जो खुदा इख्तियार दे। तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये इतने बड़े फतवे जो वो जारी फरमा रहे हैं, और इसी तरह से उनकी लीगल टीम जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर किसी को 14 साल के लिए अंदर भेज रही है, किसी को 7 साल के लिए अंदर भेज रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। चोर 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 किसी की बेटी को, किसी की माँ को, जो मुंह में आ रहा कहा जा रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आती कौन से इखलाक के मज़ाहिर जो है वो हम रोजाना देख रहे हैं। राइट, जनरल साहब, आपने सलीम बुखारी साहब की बात भी सुनी। जी जी, तो योर टेक सहाफियों के हवाले से भी और ये दोनों केसेस के कंपैरिजन के हवाले से भी, इमरान खान का और नवाज शरीफ का। जी जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि कंपैरिजन मेरे ख्याल के मुताबिक तो नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान ने कभी भी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं उसने होल्ड किया जिसका उसने मिसयूज़ किया हो, और उसकी आमदन बाहर थी, बाहर से अंदर आई है। अब वो ट्रेल, उसकी मनी ट्रेल पूरी तरह साबित कर सकता है यानी ये जज देखेंगे, लेकिन मुमासलत के लिहाज से वो नहीं है। मियाँ साहब पिछले 32-33 साल से किसी न किसी शक्ल में इक़्तिदार में रहे हैं। कवानीन खुद बना सकते थे, कवानीन को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ मरोड़ सकते थे, और उनके वक्ती तौर पे कानून बदल के फ़ायदा उठा के दोबारा नया कानून बन सकता था, जो बनते रहे हैं इनके दूसरे दौर में।
और इसके साथ साथ ये है कि उनके वसाइल इतने ज़्यादा, अदारे उनके नीचे इतने ज़्यादा थे कि उनका मिसयूज़ करना, आज भी जैसे अदारे अगर आप देख लें तो उनके ऊपर ऐसे नाहल और या इस तरह के जालसाज लोग बिठाए हुए हैं जिनसे कि आप ये काम करा सकते हैं। बहरहाल उसको छोड़ दीजिए, मैं सहाफ़त की तरफ आता हूँ। सहाफ़त में ये इल्ज़ामात मेरा ख्याल है लगाना बड़ी गलत एक रस्म है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम किसी को ये कहें कि वो पैसे खा गया है या उसने खा के किया है। लेकिन बाज़ औक़ात जो ख़यालात का इज़हार होता है, बाज़ औक़ात जो प्रोग्राम की शक्ल होती है, वो यूँ लगता है कि जैसे किसी ख़ास मकसद के लिए टेलर किया। मिसाल के तौर पर एक चैनल के ऊपर 2 बड़े प्रोग्राम अरेंज किए गए और उनको ऑर्गेनाइज करके चलाया गया, जिसमें यह कहा गया कि 1947 से लेके आज दिन तक अदालत ने ये कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स दी हैं। जस्टिस मुनीर का केस आपने दिखाया, मौलवी तमीज़ुद्दीन वाली बात आई, फिर जनरल ज़ियाउल हक के वक्त का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का, इन सारे केसेस का डिस्कस करके कि जी ये कंट्रोवर्शियल थे और आज अदालत को मोहतात रहना चाहिए कि कोई कंट्रोवर्सी ना रेज। क्या ये अदालत को अंडर प्रेशर लाने की टेक्निक नहीं है? ये बिल्कुल बादियों नजर में लगती है। दूसरी तरफ आप मुझे ये बताइए, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इन केसेस की आज के दौर से कोई मुमासलत बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। वो वक्त थे जबकि वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंडर कोर्ट्स चल रहे थे, मिलिट्री दौर के अंदर। ये सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मिलिट्री दौर थे, डिक्टेटर बैठे हुए थे या हुक्मरान जो है वो केस को हैंडल करता था, अदालत को इन्फ्लुएंस करता था और केस मौलवी तमीज़ुद्दीन के पास था जो निकाला गया हुआ था, ठीक है, जिसकी असेंबली डिसॉल्व हुई थी। उसके मुकाबले में तो आपका पॉइंट ये है कि कुछ सहाफ़ी जो है वो स्लांट ले रहे हैं या वो बायस टेस्ट शो कर रहे हैं, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। बात ये है ना गवर्नमेंट के हक में ये जब आप जर्द किस्म की सहाफत करेंगे, एक खास मकसद के तहत करेंगे, किसी खास को नजर आता है कि आप गलत बात कर रहे हैं लेकिन उसको इस तरह बयान करके, तो पाकिस्तान में जर्द सहाफत हो रही है जनरल साहब आपके नजदीक, आप ये कह रहे हैं? तो पहनामा को लेकर खास बिल्कुल वो चीज जो है वो आपके लिए वो मशकूक बना देगी। मैं आमिर साहब के पास जाऊंगा यही कॉन्टेशन लेके आपकी। आमिर भाई, बात ये कि इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ जनरल साहब से कि जब नून लीग या कोई भी एनालिस्ट अगर ये बात कहे कि आज मौलवी मुश्ताक हुसैन का दौर दोहराया जा रहा है या आज जस्टिस मुनीर का दौर दोहराया जा रहा है, तो ये तो एक बड़ी ज्यादती होगी हमारी मौजूदा आज़ाद अदलिया के साथ, जो कि ना मौलवी मुश्ताक हुसैन है, ना यहाँ पे कोई जनरल ज़ियाउल हक है, ना कोई जस्टिस मुनीर है। तो अगर कोई इस तरह का एनालिसिस दे तो इट वुड बी अ वेरी फार्स और शैलो जस्टिफिकेशन फॉर एनीवन, जिसके लिए भी आप जस्टिफाई कर रहे हो। तो इस वजह से सहाफत पे शकूक बढ़ेंगे कि इस तरह का आर्गूमेंट क्यों दिया जा रहा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है, सिर्फ हुक्मरान फैमिली को बचाने के लिए। जी आमिर साहब। नहीं देखें कामरान साहब, आप जब ये आर्गूमेंट दे रहे हैं, मेरे सामने ये आर्गूमेंट मौजूद नहीं है, किसने दिया है, लोग बोलते हैं, हर एक की राय है। अब आप किसकी राय किसके हवाले से मुझसे कह रहे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैं बात ये करूँगा कि जैसे आपने स्टार्ट में बात की थी कि क्या मुमासलत है, इमरान खान साहब ने एक बड़ा असूली स्टैंड लिया था ऑफशोर कंपनियों पे कि जी इन्होंने पहले इनको सवाल मिल गए, पता चल गया शरीफ फैमिली के हुसैन नवाज़ ने आके बता दिया कि हमारी ऑफशोर कंपनी है, और उसके बाद पनामा का 2 महीने बाद ओपन हो गया। जब ये पोजीशन इखलाकी तौर पे एक लीडर लेता है तो उसकी कंपनी किसी और ने ही जाहिर की ना कि जी इमरान खान साहब की अपनी भी एक ऑफशोर कंपनी है और उन्होंने कहा था कि ये चोरी का पैसा, गलत पैसा, टैक्स से बचाने के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाई जाती हैं। ये होगी एक इखलाकी पहलू। तो जो हम पे यानी जर्नलिस्टों पे उंगली उठाते हैं तो सबसे पहले तो अपनी मोरालिटी का ये क्वेश्चन उनके ऊपर हमेशा रहेगा कि जब आप इतनी लंबी बड़ी पोजीशन लेके आए थे तो आपको सबसे पहले अपनी बात बतानी चाहिए थी। अब गुस्से में कौन सा लीडर सियासी क्या कहता है ये वो जाने, अदलिया जाने, क्योंकि दोनों, मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि जब जजों के ऊपर इल्ज़ाम अपोजिशन के लीडर आके लगाएं कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है, तो जजेस जब हर चीज़ का सो मोटो लेते हैं तो ये तो उनकी ज़ात पे स्पेसिफिक आ रहा है, तो वहाँ से इसके ऊपर एक्शन आना चाहिए कि भाई। लेकिन आमिर साहब आप जानते ही हैं कि जंग ग्रुप के जो मालिक हैं उनको तो बुला लिया कोर्ट ने, और इस वजह से बुलाया कि उन्होंने उन पे इल्जाम है कि जानबूझ के गलत खबरें लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए। तो बहुत बड़ा इल्जाम है आमिर भाई, ये मुझ पर आप पे या बुला लें, देखें ना, एक मालिक को बुलाया है, 10 को बुला लें, जर्नलिस्ट को बात करें, जर्नलिस्टों के ऊपर बात हो रही है। मैं अपने जर्नलिस्टों की जर्नलिस्ट को भी बुलाया है, नूरानी साहब को भी बुलाया है। नहीं तो नूरानी ने अपनी वजाहत देनी है ना, तो ठीक बात है। मैं यही कह रहा हूं कि जजों को फिर आगे भी चलना चाहिए ना, फिर ये बात रुकनी नहीं चाहिए। फिर जो उनके स्पोक्समैन होने का तासुर दे रहे हैं
तो फिर जब वो ये बात करते हैं तो फिर इसकी वजाहत भी वहीं से आनी चाहिए कि हाँ हमें किसी ने ब्राइब करने की कोशिश की है, यही बयान है ना, और तो कोई बयान नहीं है। तो उस पर खामोशी नहीं होनी चाहिए। फिर आप दे रहे हैं कि फैसला जल्दी दें, हैजान में है भाई, ये जजों को फैसला करने दें, आप ले गए हैं उनके पास तो वेट करें उनका। राइट। ये नहीं होना चाहिए कि उसके चक्कर में आप हर एक को रगड़ें, क्योंकि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, लिहाजा मैं इस बात के लिए ये भी कहूंगा कि आप फैसला दें, जल्दी करें, लेट ना करें। भाई उन जजों ने इंसाफ करना है। सर ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। आमिर भाई आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब, जर्द सहाफत हो रही है, जनरल साहब ये कह रहे हैं, और हम ये तो देखा है कि कुछ खबरें ऐसी लगी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस भी लिया है, जिसपे जो है अभी केस चल भी रहे हैं। व्हाट्स योर टेक? अगर बाहर का कोई मुल्क होता तो शायद सहाफी को रिजाइन करना पड़ जाता, जैसे एंड्रयू गिलिगन ने किया था 2004 में बीबीसी के रिपोर्टर। मैं जनरल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि वो लोग जो इस किस्म का फेल कर रहे हैं, यानी जर्द सहाफत कर रहे हैं, उनको बिल्कुल हाईलाइट भी करना चाहिए, उनको जलील भी करना चाहिए, उनको सब कुछ कहना चाहिए। लेकिन मैं मिसाल ये दूंगा कि देखिए, फौजी डिक्टेटर तो पूरी फौज नहीं थी, चंद जर्नैल थे ना जिन्होंने किया जी। तो आप पूरे अदारे को गाली नहीं दे सकते हैं। यही मामला हमारा भी है कि वो लोग जो इसके मुर्तकिब हो रहे हैं उनको सूली पे चढ़ा दीजिए बेशक आप, लेकिन पूरी कम्युनिटी को गाली मत दीजिए। ये इख्तियार किसी के पास नहीं है, और ना ये इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद बड़ा अहम सवाल है, पनामा केस का फैसला आने वाला है। अगर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पर क्या असरात होंगे, वो कहां स्टैंड करेगा? एक ब्रेक के बाद। एक बात से एग्री करना पड़ेगा इमरान खान की, चाहते या ना चाहते हुए, कि मुल्क में एक हिजानी कैफियत तारी है और इस केस की तरफ सबकी निगाहें लगी हुई हैं, खा वो बिजनेस के हल्के हों, आम आवाम हो, सब लोग उस तरफ देख रहे हैं कि इससे बाहर निकला जाए और फैसला आए, या नवाज शरीफ साहब का नाम क्लियर हो, या अगर वो नाम क्लियर ना कर पाएँ तो जो इंसाफ है वो किया जाए। हुक्मरान जो है पार्टी, उसके अंदर भी दरारों की खबरें आती रहती हैं। उसमें चौई निसार साहब का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि उनकी एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें वो कटा छटा खोल के रख देंगे बहुत सी चीज़ों का, खासतौर पर पनामा लीक्स को लेके। इस पर ज़रूर बात करेंगे, और आमिर लियाज साहब बड़े मौजू आदमी है इस पर बात करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं जनरल साहब को लेना चाह रहा हूँ बीच में। जनरल साहब, नवाज शरीफ साहब अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, कितना बड़ा सियासी बहरान है इस पूरे मुल्क के सिस्टम के लिए, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में कि इस मुल्क के अंदर हर पॉपुलर लीडर को किसी ना किसी तरीके से हटाया गया है। भुट्टो साहब हों, उनको एक अदालत के फैसले के जरिए फांसी लटका दिया गया। नवाज शरीफ साहब को एक टेक ओवर हुआ, उसके बाद एक अदालत, दहशतगर्दी की अदालत ने उनको त्यार साजिश केस में हाईजैकर करार दे दिया। उसको भी लोग नहीं मानते, उस फैसले को भी वो कहते हैं कि ये एक मैनिपुलेट फैसला था मुशर्रफ साहब का। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी भी डिस्क्वालीफाई। मतलब ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको लगता है बहुत सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा, 62-63 का दरवाजा खुल जाएगा 8वीं तरमीम की तरह? देखिए, इसमें दो चीजें ज़हन में रखने वाली हैं। पहली बात तो ये कि ये फैसला अदालत कर रही है और अदालत के ऊपर कतन कोई दबाव नहीं। अगर दबाव हो सकता है तो वो हुकूमतों की तरफ से ही होता है, और हुकूमत में खुद नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। लिहाजा अगर वो दबाव नहीं डाल रहे या उनके दबाव के बावजूद अदालत उनको नाहल करार दे देती है, तो मेरा अपना ख्याल है कि इस फैसले में फिर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। शकूक उसी वक्त पैदा होते हैं जब कोई, और मुल्क के लिए कितना अच्छा या बुरा होगा ये आपके नजदीक अगर नवाज शरीफ साहब पॉपुलर 3 लीडर अपनी पार्टी के डिस्क्वालीफाई हो जाए? देखिए, मुल्क के लिए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत फर्क पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये किस्सा चला वहां से, पनामा से, और आउट ऑफ द ब्लू एक केस निकल आया। यहाँ कोई एहतसाब का अमल शुरू नहीं होने लगा। इस चीज़ के आने से ये कहा जाए कि जी एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा, लिहाजा मुल्क की तारीख और मुल्क की किस्मत बदल जाएगी, वो बात तो है नहीं। जिन्होंने एहतसाब करना है वो अदारे बर्बाद हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनका फातिहा भी पढ़ा जा चुका है। तो ये तवक्को रखना कि उससे मुल्क के बारे में कोई अचानक तब्दीली, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी होगी। अलबत्ता एक वजीर आजम जरूर इस भंवर में फंस गया, इसलिए कि बाहर से उसके ऊपर इल्जाम आ गया। अब वो अगर हट जाते हैं तो मैं समझता हूं कि एक आईनी अमल मौजूद है। आपके ख्याल में कोई क़यामत नहीं आएगी सियासत के अंदर पाकिस्तान की? कोई अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा? क़यामत नहीं आएगी, मेरा ख्याल है कि बुखारी साहब क़यामत नहीं आएगी, रजीम अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा, ये तख्ता उल्टा नहीं जा रहा। ये वही पार्टी है, वही पार्टी हुकूमत में है, वो अपना दूसरा आदमी ले आए। बुखारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब, लोग कहा जा रहा है कि ये केस ना पार्टी के खिलाफ है ना मुल्क के खिलाफ है, सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली के हवाले से है। बुखारी साहब,
देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमतों को और मुल्कों को फ़र्क नहीं पड़ता इंडिविजुअल्स के आने या चले जाने से, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। भुट्टो जैसा आदमी जो है उसको फांसी चढ़ा दिया था तो मुल्क चलता रहा। फिर उसके बाद बहुत से ऐसे इकदाम हैं जिसके नतीजे में हुकूमतें घरों को गई हैं, पाकिस्तान चलता रहा है। तो पाकिस्तान तो चलने के लिए ही बना है और अल्लाह करेगा कि ये चलता रहेगा। लेकिन हमें एक रजीम बदलने के बाद दूसरी रजीम क्या मुयस्सर आती है, उससे ज़रूर बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर एक हम लेसर ईवल से निजात हासिल कर ले तो आगे जाते हुए हमें कोई बेहतर लीडरशिप मिलने जा रही है कि नहीं जा रही है, ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इस बात से पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ताल्लुक है कि अगर एक रजीम किसी भी वजह से चेंज होती है, चाहे वो अदालत का जरिया है, चाहे अवामी वोट है, जो भी है, तो हमें फिर ऑल्टरनेट लीडरशिप क्या मिलने जा रही है। हम जरा इर्द गिर्द नजर दौड़ा के अगर देखें तो पिक्चर कोई बहुत ज्यादा रोजी नहीं है, काफी मतलब इमरान खान को अच्छी चॉइस नहीं आपके नजदीक लीडरशिप टू रिप्लेस हिम। मैं ये नहीं कहूंगा, अल्लाह करे कि वो बहुत अच्छे साबित हों, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो फसली बटेरे उन्होंने इकट्ठे किए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा मैं शेकी हूं ये कहने में कि उनके आने से कोई इनकलाब आ जाएगा बहुत सा। जो शख्स पिछले 3 महीने में 35 पीपल्स पार्टी के नाद हिंद नाकारा लोग अपने इर्द गिर्द जमा करके फख्र कर सकता हो, उसका वो नारा कि पाकिस्तान में तब्दीली आने वाली है वो अपने हाथों से दफन कर दिया। सर ये पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक से मुराद आपका ये पॉइंट आ गया। आमिर इलियास राणा साहब, क्विकली 2-3 सवाल है मुझे आपसे करने हैं। ये पार्टी के अंदर जो तूफान का परसेप्शन मीडिया पे आ रहा है वो चॉय निसार साहब की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से है। आपकी खबर क्या है सर, आपका एनालिसिस क्या है? चॉय निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं, और करेंगे तो क्या करेंगे, किस हद तक जाएंगे? देखें, ये जो आपने स्टार्ट में भी किया कि ग्रुपिंग है पार्टी में और बात होगी, तो ये ग्रुपिंग के बयानात जिस दिन फैसला JIT की रिपोर्ट का सामने आया था तो डेरा गाजी खान से पहला बयान शुरू हुआ था और पिंडी पे दूसरा आया था कि जी 40 के बयान आ गया और 80 हो गए। आज 15 दिन हो गए, हमें तो एक MNA नहीं मिला जो किसी दूसरी तरफ कहीं पे गया हो। जिन्होंने दावे किए वही इसका जवाब भी देंगे। और चॉय साहब आप पूछ रहे हैं, देखे जब गवर्नर राज लगा था तब भी क्यू लीग के लोग टूट के PMLN के साथ मिल गए थे। अगर आप बैक हिस्ट्री पे जाएं, इस वक्त भी 2-3 दफ़ा बड़ी आजमाइशों से PMLN की गवर्नमेंट 3 साल में गुजर रही है। तीसरा ये आखिरी है कि जो फैसला आएगा उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, वो जब फैसला आ जाएगा हम सर चौधरी निसार साहब का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो किस हद तक जाएंगे जी? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखें, चौधरी निसार अली खान को हम अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने कल आपको टेलीफोन भी किया था, आपसे बात भी की थी और एक ख़ास पॉइंट पे बात की थी कि जनरल महमूद जो गए थे तो वो 3 घंटे बैठे रहे और वो सुनाते रहे उनको, और बीच में चौधरी निसार उठ के भी जाते रहे और उन्होंने जनरल मुशर्रफ से मुलाकात क्या बात करनी भी नहीं पसंद की थी। तो वो उन्होंने बात बताई आपको। जो चौधरी निसार अली खान को जानते हैं वो समझते हैं कि वो ग्रुप साथ लेके नहीं चलते, वो अपनी ज़ात में अंजुमन हैं, वो अपनी फ़ैसले खुद करते हैं, वो लोगों के लिए कैसा काम करते हैं। वो पिंडी से निकले हुए सियासतदान हैं, यहीं पे बने पले बड़े हैं, हमारा भी बड़ा आमिर साहब आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आप चौधरी निसार अली खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करने लगे? ग्रुप को हेड कर रहे हैं। देखें ना वो ग्रुप को हेड कर रहे हैं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा ग्रुप को हेड कर रहे हैं, वो खुद ना वो PMLN को लेके जा रहे हैं। वो एक गुस्से का इजहार है अपने लीडर से और अपने दोस्त से जिसका नाम है नवाज शरीफ। उन दोनों के दरमियान में बातचीत है। आज 4.5 घंटे चौधरी निसार के पास शहबाज शरीफ, इसहाक डार और साद रफीक बैठे रहे हैं, बातचीत हुई है। कल शहबाज शरीफ दोबारा आ रहे हैं और कल ही प्राइम मिनिस्टर भी शाम को आ जाएंगे। तो ये कजिया एक तरफ लग जाएगा कि क्या चौधरी निसार अली खान की नाराजगी खत्म हो रही है या सर नाराजगी की वजह क्या है? खत्म हो जाएंगे सर वजह क्या है? उनकी नाराजगी की 2-3 वजूहात हैं कि वो हमेशा मेन स्ट्रीम में रहे हैं। जब पार्टी पे बहरान आया है, रावलपिंडी के साथ बातचीत में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, इस दफ़ा वो अपने आप को बिल्कुल क्लियरली फील कर रहे हैं कि वो साइड पे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ बातचीत नहीं की है और वो समझते थे कि ये जहां बहरान अब फैसले पे पहुंच गया है, इसको बहुत पहले संभाला जा सकता था। ये उनकी नाराजगी की वजह है और वो खामोश हो जाते हैं। वो पहले भी नाराज हुए। आमिर साहब आपको ये लगता नहीं कि उनकी नाराजगी की ये वजह भी हो सकती है कि जो मामलात नवाज शरीफ साहब के सामने आए हैं, जिसमें फौज डॉक्यूमेंट्स मुबैना तौर पर सामने आए हैं, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज की तफसीलात जो पहले भी किसी को पता नहीं थी वो सामने आई हैं, वो चौधरी निसार साहब जैसे जेन्युइन वर्कर के लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ है और उसको डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करना मुश्किल हुआ। शायद वो ये समझते नहीं थे कि नवाज शरीफ साहब के इतने बड़े खाते खुल जाएंगे कोर्ट के आगे। आपको लगता नहीं कि ये वजह भी है उनकी नाराजगी की कि वो ही शॉक? मेरे ख्याल में कामरान साहब वो इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट में कर चुके जब ये पनामा नया शुरू हुआ था,
और इसी पनामा के ऊपर आपने देख लें कि 2 नवंबर का जो लॉकडाउन था, जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का संभाला चार्ज पंजाब का, पिंडी डिवीजन का, और फिर बनीगाला से भी कोई बाहर नहीं आया था। जब उनको फ्री हैंड दिया, नहीं, मैं तो चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, चौधरी निसार अली खान की बात कर रहा हूँ। उस वक्त आबिर साहब उन्होंने लॉकडाउन के वक्त ये डिटेल सामने नहीं थी नवाज शरीफ साहब की। उसी की आपको बता रहा हूं कि पनामा उनके सामने था, उन्होंने उसको डिफेंड किया, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर ये डिटेल सामने नहीं थी जीआईटी की, आमिर साहब, ये तो हमारे सामने भी नहीं थी, आपके सामने भी नहीं थी। इसके बाद भी मेरी मुलाकात हुई है और कई दफा हुई है। मैंने आपसे एक बात कह दी कि हैंडलिंग पे उनको इतराजात हैं कि इस केस को प्रॉपरली पॉलिटिकली हैंडल नहीं किया पीएमएलएन की क़यादत ने, लेकिन चूंकि वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का जाती घर का इशू था, आपका ये पॉइंट बिल्कुल आ गया आमिर साहब, आ गया। लेकिन मेरा अपना एक एडिशनल पॉइंट है रिकॉर्ड के लिए कि मेरा अपना तजिया ये, खबर तो खैर मेरे पास नहीं इस हवाले से कोई भी, तजिया ये कि उनको इस हवाले से भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है वो कि जो चीजें जीआईटी साहब ने लेके आई है वो चौधरी निसार साहब के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। तो मेरा अपना बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है उनके नजदीक इस केस को यहां तक हैंडल करने पे उनके इतराजात हैं। हालांकि उनकी लीगल, चले सर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, देखते हैं, लेट्स सी। जी बिल्कुल, आपके मेरी डिस्कशन रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारी ख्वाहिशात उनके साथ बहुत सारे लोगों की लगी हुई हैं कि वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और बिल्कुल ठीक। जनरल साहब आपका अपना टेक क्या है? चौधरी निसार साहब जैसी शख्सियत जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो सकती है, और क्या वो इस पैराए में होगी कि केस सही हैंडल किया गया, या इसलिए भी हो सकती है कि उनको थोड़ी शॉक्ड हुए हैं वो सारी रेवलेशंस देख के? आपका अपना तज्जिया क्या हो सकता है, क्यों चौधरी निसार साहब करना चाह रहे हैं सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए पहली बात तो मैं पहली बात तो इससे मुत्तफिक हूँ जो आमिर साहब कह रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान वो एक बड़े ही मुखलिस कारकुन है उस पार्टी के, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पार्टी को छोड़ें या अपने लीडर को छोड़ें। लेकिन उनके खदशात दोनों तरह के हैं। एक तरफ उनके ज़ाती, वो समझते थे कि उनके ऊपर किसी और को बिठाया जा रहा है वक्ती तौर पे। सर वक्त बड़ा कम है। दूसरा मेरा अपना ख्याल है कि कुछ इखलाकी चीज़ें थी जो वो चाहते थे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ओपनली बताई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उससे नाराज हुए। उनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर को अब इन हालात में सामने नहीं रहना चाहिए और हट जाना चाहिए सामने से। सर मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, आपका तजिया बिल्कुल आ गया, एक ब्रेक लेंगे जी।